यस चलो। सो बहुत दिन के गैप के बाद स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट। सो फिर से रिवाइज करने वाले हैं फास्ट मोड पे। ओके बट मेरी आवाज़ आ रही है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? कोई तो गूगल मीट पे ज्वाइन करके चेक करो। ग्रुप पे डालूँ क्या लिंक? अभी तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं आए हैं कोई। ओके सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। यस ओके। एस नंबर 3। ओके सो पहले हम क्या बोलते हैं? हाँ करेक्ट। चलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यस सो कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 इंट्रोडक्शन में देखा था एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी। ये किसने बताया है? ICAI ने या कंपनीज एक्ट ने? कंपनीज एक्ट ने। दोनों बातें कर रहे हैं तो किसका सुनना है? कंपनीज एक्ट विल ओवरराइड ICAI। ओके सो उसके बाद ICAI क्या बोलते हैं? नॉन SMCs के लिए कंपलसरी है, फॉर अदर्स इट इज जस्ट मेड ऑप्शनल कि आपको करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आप कर सकते हो। ओके इसके बाद नॉन कॉर्पोरेट जो एंटिटीज होते हैं मतलब सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, उनका डिवीजन कैसे है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो आप बड़े लोग हो मतलब आप लेवल 1 हो तो लेवल 1 एंटिटीज को एप्लीकेबल है, कंपलसरी है। ठीक है ओके देन प्रीवियस ईयर में एप्लीकेबल नहीं है बट करंट ईयर में है तो प्रीवियस ईयर का कंपैरेटिव नहीं बनाना है। प्रीवियस ईयर में एप्लीकेबल था कैश फ्लो स्टेटमेंट बट करंट ईयर से नहीं है। सो 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए करना पड़ेगा, थर्ड ईयर से नहीं करना है। बट थर्ड ईयर में आप फिर से नॉन SMC हो गए तो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर आपको करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके 2 ईयर्स आप छोटे हो गए, SMC हो गए, सो नॉन एप्लीकेबल हुआ था। बट थर्ड ईयर जब ये रूल ख़त्म हो गया 2 ईयर्स का तब फिर से आपको एप्लीकेबल हो गया ना। सो थर्ड ईयर का आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है ऑब्जेक्टिव देखा था। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के मीनिंग में ए में कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। कैश इक्विवेलेंट में शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडीली कन्वर्टिबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। एंड यहाँ पर शॉर्ट टर्म मतलब कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। ओके 12 मंथ्स नहीं है। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर वो आप सेल करने वाले हो मतलब आपने 3 मंथ्स के लिए ही वो इन्वेस्टमेंट की है देन इट इज कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नॉट कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड नॉट कैश इक्विवेलेंट। रीजन बिकॉज देयर इज सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। ओके यहाँ पर कैसी इन्वेस्टमेंट चाहिए? विच हैज इनसिग्निफिकेंट रिस्क। ओके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मेनली 3 लोग आते हैं। कौन कौन से? कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट रिगार्डेड एज कैश इक्विवेलेंट। तो इसका ब्रेकअप ओपनिंग क्लोजिंग का कहाँ पर दिखाना है? नोट्स टू कैश फ्लो स्टेटमेंट को। करेक्ट
मीनिंग ऑफ द टर्म कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो. रिसीट्स मतलब इनफ्लो, पेमेंट्स मतलब आउटफ्लो. चेंज इन कैश दैट इज करंट. हाँ, चेंज इन कैश फॉरेन करेंसी को आपने रुपीज में कन्वर्ट किया तो इट इज चेंज इन कैश. इट इज नॉट कैश फ्लो. आपको रिसीट पेमेंट नहीं हुआ है. सो हमने कैश फ्लो देखा था, चेंज इन कैश देखा था, एंड तीसरा मूवमेंट इन कैश मतलब उधर के उधर ही घूम रहा है. एग्जाम्पल कॉन्ट्रा एंट्रीज, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. सो कुछ नई कैश आ गई क्या? नहीं. तो वो क्या हुई? मूवमेंट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मूवमेंट इन कैश. कैश डिपॉजिटेड इन इन्वेस्टमेंट विच आर रिगार्डेड एज कैश इक्विवेलेंट, मूवमेंट इन. एंड वहाँ से विड्रॉ किया, वो इन्वेस्टमेंट सेल की तो भी मूवमेंट इन कैश. सो तीनों मीनिंग समझ में आ गए आपको. कैश फ्लो समझा, मूवमेंट इन कैश मतलब उन तीनों में घूमते रहना है, एंड चेंज इन कैश. चेंज इन कैश फॉरेन करेंसी कौन सा रेट यूज़ करते हो पहले आप? ट्रांजैक्शन डेट का. जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है उस दिन का रेट लेते हो. $1 इज इक्वल टू 49 रुपीज़ वगैरह. एंड देन अगेन आप क्या करते हो? ईयर एंड को वो रेट लेते हो. करेक्ट. सो उसमें जो भी डिफरेंस होगा, पहले 49 था, $1 इज इक्वल टू फिर 50 हो गया. फिर जो 1 रुपीज़ का इंक्रीज है वो क्या है? चेंज इन कैश फ्लो है. ओके. सो उसमें इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं हुआ. फिर टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज में कितने टाइप्स है? एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. एंड उसका सीक्वेंस चेंज करना है क्या स्टेटमेंट बनाते वक्त? नहीं. पहले ऑपरेटिंग ही आएगा, फिर इन्वेस्टिंग ही आएगा, एंड देन फाइनेंसिंग में ही आएगा. स्टेटमेंट बनाने के कितने मेथड्स हैं? कौन से एक्टिविटीज़ के लिए 2 है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए 2 मेथड्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एंड बाकी एक्टिविटीज़ के लिए डायरेक्ट मेथड ही है. डायरेक्ट मेथड में आपको सब डायरेक्ट लेना है, इनडायरेक्ट मेथड में इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो ना आप, P&L के. एंड फिर उसमें नॉन कैश आइटम के एडजस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के एडजस्टमेंट एडलेस करते हो. फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिखाते हो. ओके. प्रोविजन फॉर टैक्स में कैश का फ्लो कुछ नहीं है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स एड बैक हो जाता है, एंड एक्चुअल कैश जो पे करते हैं वो हम लेस करते हैं. ओके. सो कौन से भी बिजनेस में कैश का फ्लो 3 ही एक्टिविटीज से हो सकता है. एक तो ऑपरेटिंग मतलब क्या? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. ओके. कोचिंग क्लासेस के लिए फीस, रेस्टोरेंट के लिए फूड आइटम्स, स्टेशनरी वालों के लिए नोटबुक्स. ठीक है. देन इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टमेंट इन एनी एसेट. इंटेंजिबल एसेट परचेज किया आपने, पेटेंट, तो चलेगा फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. यस. सो परचेस ऑफ कॉपीराइट, परचेस ऑफ पेटेंट, वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग. उसका सेल भी इन्वेस्टिंग. फिर आपने इन्वेस्टमेंट किए इन शेयर्स, डिबेंचर्स, इन्वेस्टिंग. वो सेल किए, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, ये सब इन्वेस्टिंग. एंड तीसरा फाइनेंसिंग के एग्जांपल्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स. इनको ही रीपे कर दो. रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स का बायबैक होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है. ओके. एंड आपने शेयर्स इशू किए तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? डिविडेंड का पेमेंट. डिबेंचर्स इशू किए तो इंटरेस्ट का पेमेंट. तो ये सब कौन सा एक्टिविटीज हुए? फाइनेंसिंग. करेक्ट. सो ये आपको बाइफरकेट करना है. करेक्ट. ओके. लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर फाइनेंशियल, बट फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस इट इज investing. Loan and advances given and interest earned is investing activity for non financial enterprises, but जो financial enterprises है उनका day to day काम ही वही है. Loans and advances given to subsidiaries and interest earned, investing. Loans and advances given to employees and interest earned, operating. Advance payment to suppliers and interest earned, operating. Interest earned from customers for late payment from customers, operating. Correct. Loans and advances taken
and interest paid on them in the ordinary course of business for financial enterprises operating, for non-financial enterprises financing. Loans and advances taken from subsidiaries and interest paid financing. Loans and advance taken from customer and interest paid operating for non-financial enterprises. Okay, एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर. आपको फाइनेंस रेज करना है तो आप कस्टमर को नहीं पूछोगे मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दो. ओके, इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर्स फॉर लेट पेमेंट ऑपरेटिंग. इंटरेस्ट टेकन एज पार्ट ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद AS 16 ऑपरेटिंग. इंटरेस्ट पे किया है आपने, बट वो इंटरेस्ट आप एक्सपेंडिचर P&L को नहीं डेबिट कर रहे हो. You are adding that interest in inventory cost, then it is operating activity. If you are debiting that interest to P&L, then financing activity. Okay, interest paid to suppliers for late payment, operating. Correct. Investment made, dividend earned is operating activity for financial enterprises. For non-financial, investing. Investment in subsidiaries, dividend earned, investing. Dividend paid, financing. Income tax on operating income, operating. TDS against operating income, operating. TDS against investing income, investing. Correct. TDS against operating expenses, operating. वो TDS इनफ्लो हो जाएगा ना एक्सपेंस पे. And TDS on financing cash flows, financing income, financing activity. Insurance claim received against loss of stock or loss of profit, extraordinary operating. Insurance claim received against loss of fixed assets, extraordinary investing. Correct. extraordinary separately दिखाना है या उधर ही separately. डायरेक्ट टैक्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है फॉर्मेट, एज ऑन या फॉर द इयर एंडेड, फॉर द इयर एंडेड. अजूनही बघून डायरेक्ट मेथड का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स मतलब ही कैश सेल्स. करेक्ट. कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब ही कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स. कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज लेस पेमेंट फॉर कैश परचेसेस मतलब कैश परचेसेस. पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पावर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पेमेंट फॉर वेजेस, सैलरी, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. फिर ये सब ऊपर सब इनफ्लोज थे, आउटफ्लोज थे. देन आउटर कॉलम में नेट. फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स के एडजस्टमेंट्स. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है, इनफ्लो है तो ऐड, आउटफ्लो है तो लेस करके आपको मिल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अभी इनडायरेक्ट मेथड में कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? नेट प्रॉफिट से. बट नेट प्रॉफिट डायरेक्टली दिया जाता है क्या क्वेश्चन में? फिर कैसे फाइंड आउट करना है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L. क्लोजिंग एंड ओपनिंग का जो डिफरेंस है P&L के बैलेंस का, दैट इज द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. उसमें आप क्या रिवर्स करोगे इफेक्ट्स? P&L अप्रोप्रिएशन के. अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिविडेंड दिया है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है. सो ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब माइनस हुआ है तो क्या करोगे? ऐड. ठीक है. डिविडेंड पे किया है तो माइनस किया होगा तो ऐड करना है. ओके. सो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएशन रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका क्या करना है? इफेक्ट रिवर्स करना है. पहले लेस किया है तो अभी ऐड करो, पहले ऐड किया है तो अभी लेस करो. जो भी किया है उसका रिवर्स. इसलिए क्या दिया है? रिवर्स करने हैं इफेक्ट्स. फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड करना है क्योंकि वो एक्चुअल कैश का आउटफ्लो नहीं है, जस्ट आपने प्रोविजन की थी इसलिए आप ऐड बैक करोगे. एंड लेस क्या करोगे? एक्चुअल पेड, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्चुअल लेस करोगे. फिर इफेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, अगर ऐड किया है तो लेस करो, ऑलरेडी लेस है तो ऐड बैक करो. क्यों ऐसे करना है? क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है. करेक्ट.
इधर वो नॉर्मल में है ना, बाकी ट्रांजैक्शंस के साथ है, इसलिए यहाँ से उसके इफेक्ट्स रिवर्स कर दो एंड सेपरेटली उसको एंड में दिखाना है। ये सारे इफेक्ट्स रिवर्स करने के बाद आपको मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। फिर आप उससे रिवर्स करते हो इफेक्ट्स नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के, फिर आप देते हो इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो रिवर्सल ऑफ इफेक्ट्स, आपको इसका मीनिंग समझा है, रिवर्सल ऑफ इफेक्ट, पहले लेस किया है तो ऐड, पहले ऐड किया है तो लेस, सो इफेक्ट जो है वो रिवर्स किया किसका, नॉन कैश आइटम्स। एग्जाम्पल्स डेप्रीसिएशन, प्रोविजंस, बैड डेट्स, सो ये सब नॉन कैश आइटम्स है, ये आपने लेस किए सब, डेप्रीसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, सो वो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी रिवर्स करने हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पेड इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड, बट आपने वो P&L को डेबिट किया है, मतलब लेस किया है, तो आप क्या करोगे, एड बैक करोगे, रिवर्स करोगे ना, वो नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड का मैंने बताया, आप इंटरेस्ट रिसीव्ड का बताओ, P&L को क्रेडिट हुआ रहेगा ना इंटरेस्ट रिसीव्ड, करेक्ट, लेस करोगे, ओके, क्लियर हुआ। क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ओके। डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड, हाँ करेक्ट, सो डिविडेंड पेड मतलब लेस हुआ रहेगा, तो एड बैक हम ऊपर ही करते हैं ना, P&L एप्रोप्रिएशन के उधर ही जाता है डिविडेंड पेड वाला। ये इफेक्ट्स रिवर्स करने के बाद आपको इफेक्ट्स देने हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आता है, बट वो छोड़ के बाकी जो करंट एसेट्स है, डेटर्स, इन्वेंट्री और कुछ रिसीवेबल्स लाइक बिल्स रिसीवेबल वगैरह, तो वो लेने हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड में आएगा, स्टेटमेंट के एंड में, ओपनिंग क्लोजिंग। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स लेस करना है, एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट हुआ तो P&L के क्रेडिट साइड को आपने लिखा होगा, सो वो वहाँ से लेस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। क्योंकि प्रॉफिट क्यों हुआ है आपको, इन्वेंट्री सेल करके प्रॉफिट हुआ है, नहीं, फिक्स एसेट सेल करके प्रॉफिट हुआ है, मतलब वो कौन सी एक्टिविटी हुई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट से अगर आपने स्टार्ट किया है, मतलब कौन सी मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड, सो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया है तो क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट P&L को क्रेडिटेड है, इसलिए आप क्या करोगे वहाँ से लेस, हाँ, एंड इन्वेस्टिंग में दिखाओगे एज ए इनफ्लो। अभी लॉस हुआ है तो P&L को डेबिट किया होगा, मतलब माइनस हुआ है तो रिवर्स, मतलब एड बैक, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एड बैक, ठीक है। एंड इन्वेस्टिंग में वो दिखेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप प्रॉफिट और लॉस दिखाओगे या इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाओगे, हाँ, सो ऐसे मतलब 100 का एसेट है आपका, आपने 80 में सेल किया, ओके, तो 20 नहीं दिखाना है आपको, पैसे कितने मिले 80, तो इनफ्लो 80 दिखाना है। एंड एड बैक लॉस कितना करोगे ऊपर ऑपरेटिंग में 20, बट इनफ्लो कितना दिखाओगे 80 का, ठीक है। नींद जाने के लिए कुछ मेथड्स बताओ, पानी पीना, बातें करना और लिखना और मुंह धो के आना। एक टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट था, वो फेल हो गया, मैंने बोला कहाँ पर मिस्टेक थी, मैम मुझे अभी समझा,
क्लास में सोना नहीं चाहिए था मैंने रिजल्ट आने के बाद वो जग गया फेल वाला। क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं समझी तो आगे प्रैक्टिस क्या करेंगे। 4 इसको 4 बोलते हैं, यही नहीं पता है तो 4 मारना होता है। 4 क्या होता है? अरे 4 पता ही नहीं। जब सर 4 सिखा रहे थे तो मैं नींद में था। और 6 4 ही काम आने वाले हैं, जैसे क्रिकेट में वही काम आते हैं। सो ये तो सिक्सर वाला चॅप्टर चल रहा है। काय ऑपरेटिंग आहे इकडं टाका, इन्व्हेस्टिंग तिकडं, फायनान्सिंग तिथे, काही डोकं लावायचं नहीं है जास्त। सो ये आउट ऑफ वाला है और यही कंसेप्ट में आपको नींद आ गई तो आगे के टेक्निकल में तो ओके क्लिप्स ही लाने पड़ेंगे हमें इधर लगाने के लिए। टॉम एंड जेरी में देखा होगा आपने, कार्टून में क्लिप्स लगाता है वो, या ऐसे स्टिकर्स मिलते हैं पता है आपको, वो लगाते हैं। स्टिकर्स पता है? नहीं पता है स्टिकर्स आपको? आपकी आंखें, ओरिजिनल आंखें बंद है और जो खुली हुए आंखें का स्टिकर आता है वो लगा देते हैं। तो ऐसे हो जाएगा टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के टाइम। मैम वो स्टिकर कहाँ मिलते हैं बताओ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के टाइम वो लगेंगे। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स 1000 स्टूडेंट्स का ऑप्शन सिलेक्ट करते। टीचर को समझेगा ही नहीं ना 1000 स्टूडेंट्स में मैं नींद में गया तो भी। फिर लॉस किसका होगा? स्टूडेंट का। टीचर का तो बहुत प्रॉफिट हो चुका है, टीचर का कुछ लॉस नहीं है उसमें फाइनेंशियल। करेक्ट। 1000 स्टूडेंट्स में आपको नींद आ गई, टीचर को समझेगा क्या? टीचर को तो आप प्रोजेक्टर पे देख रहे हो तो पूरी ही नींद आएगी। एक पिलो भी लेके जाते हैं कल से, एसी भी अच्छा है। प्रोजेक्टर पे जब देखते हो तब, लाइव ऐसे है तो भी नींद आती है, तो प्रोजेक्टर पे तो कुछ समझेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं समझेगा। और जो टीचर के सामने बैठा है उसने भी 17,000 पे किए हैं, एंड जो वहाँ पर प्रोजेक्टर पे देख रहा है या दूसरे क्लासरूम पे लाइव स्ट्रीम देख रहा है उसने भी 17,000 पे किए। सर बोलेंगे तुम लेट आए, तुम्हें पहले बैठना चाहिए था के। उनकी फ़ी कम नहीं रहती, आप दूसरे क्लासरूम में बैठ के देख रहे होगे टीचर को, बट फ़ी उतनी ही। एंड पर्सनली कुछ ध्यान नहीं देंगे कि 4:30 हो गया, टक 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 बाहर डायरेक्टली। फिर आप कुछ पर्सनली डाउट भी नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि ऑकवर्ड लगेगा, कैसे पूछे इतना फालतू डाउट। सर को टाइम भी नहीं है, सब फटाफट आते फटाफट जाते। फ़ी तो पे कर दी इतनी, और डाउट किसको? फ्रेंड्स को। ओके वो भी थोड़ा अच्छा है, उससे खतरनाक क्या है पता है क्या? प्रवचन, रिकॉर्डेड में जो मिलता है ना प्रवचन। ओके रिकॉर्डेड लेक्चर सबसे खतरनाक। हाँ 3 अटेम्प्ट्स लगते हैं उस सदमे से बाहर आने के लिए। आपको मिल जाएंगे 10,000 में बोथ ग्रुप्स रिकॉर्डेड के। आप लगाओ रिकॉर्डेड, अभी मैं जाती हूँ, आप रिकॉर्डेड लेक्चर लगाओ आफ्टरनून टाइम में। मी 2 तासांनी येते आत, सारे सो रहे होंगे इच एंड एवरी। फी 10,000 है ना मैम, इसलिए लिया। अरे लेकिन तुम्हारे उधर 3 अटेम्प्ट्स लग गए, तुम्हारा 1.5 साल गया उसमें। तुम्हारा पैकेज 1 लाख का था, 15 लाख गए तुम्हारे। ज़्यादा ही 18 लाख 1.5 साल के। वो 10,000 के रिकॉर्डेड के चक्कर में 3 अटेम्प्ट्स लेट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए तुम। 3 अटेम्प्ट्स मतलब 1.5 साल, 1.5 साल भी नहीं, वो ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि 3rd अटेम्प्ट का रिजल्ट कब लगेगा? 2 महीने के बाद। करेक्ट। सो 1.7, 1 year 7 months, सो 20 lakhs गए आपके ऐसे ही।
एटम लगने की वजह से 20 लाख तो गए ही, प्लस 1.5 साल का हॉस्टल का रेंट, मेस, लाइब्रेरी, ये कॉस्ट बढ़ गई। सो ये जो एजुकेशन है ना, वो अगरबत्ती नहीं ले रहे हम, ये अगरबत्ती 10 की है, ये 50 की है, हाँ फिर 10 वाली दे दो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स 10,000 के हैं, लाइव 1 लाख के हैं, हाँ तो 10,000 वाला लेक्चर दे दो। ऐसे जो चल रहा है ना, तो वो अगरबत्ती नहीं है कि 10 की लगाई तो भी चलता है घर पे, और गोल्ड की लगाई तो भी चलता है अगरबत्ती। बट लेक्चर्स में बहुत डिफरेंस है। एक तो रिकॉर्डेड मतलब सेल्फ डिसिप्लिन हाई लेवल पे चाहिए, मतलब अभी तक टीचर्स भी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं सेल्फ डिसिप्लिन लेवल पे। हम भी ट्राई कर रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना, तो स्टूडेंट का तो देखो क्या हालत होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में सेल्फ डिसिप्लिन लगता है। आज आपको कंपलसरी आना पड़ता है जब आप लाइव आते हो, तो रिकॉर्डेड का क्या करोगे, अरे आज बहुत नींद आ रही है, आज तो आमरस इतना हुआ है ना, आज क्या गुड़ी पड़वा है, तो पेरेंट्स बोले आज क्यों पढ़ाई कर रही हो, आज फेस्टिवल है ना, थोड़ा फैमिली टाइम भी चाहिए। रिकॉर्डेड है, आईनेच सांगितलंय फैमिली टाइम, बट यहाँ पर हमने रखा कि गुड़ी पाड़वा को भी आपका क्लास है, तो क्या करोगे आप, आओगे। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप कॉस्टिंग में सीखोगे। सो ये जो कॉस्ट बेनिफिट लग रहा है ना, 10,000 15,000 में काम हो रहा है मेरा, तो ये जो 15,000 में अभी काम कर रहे हो ना, वहाँ पर 20 लाख जा रहे हैं आपके। सो इतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सीए के स्टूडेंट को समझता है, ओके। वहाँ पर पासिंग परसेंटेज किसी ने नहीं पूछा। जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं स्टूडेंट्स, तब पासिंग परसेंटेज पूछते हैं क्या, नहीं। बट कोई नया क्लास आ रहा है जिसमें कम बच्चे दिख रहे हैं, फिर आपका पासिंग परसेंटेज कितना है आपके क्लास का। वो टीचर बोल रहा है मैं पर्सनल अटेंशन दे रहा हूँ तुम्हें, नहीं लेकिन पासिंग परसेंटेज कितना है, अरे होगा 100%, लेकिन तुम्हारा बच्चा आके सो रहा है, तो हम 100% पासिंग परसेंटेज बताने के बाद भी वो फेल ही होने वाला है। बट पेरेंट्स को इंटरेस्ट रहता है, नहीं पासिंग परसेंटेज आपका कितना है, टीचर सो रहा है क्या, बच्चे सो रहे हैं, हम क्या करेंगे ना, 1-2 ताने मारेंगे क्योंकि दिखता है सामने से, 1000 नहीं है ना, वो प्रॉब्लम है। एक सब्जेक्ट के लिए कितने डेज बताए थे मैंने, वेगवेगळंच ऐकवलं, 240 डेज, 8 मंथ्स के 240 डेज अपॉन 6 सब्जेक्ट, सो 40 डेज, हाँ 24 आवर्स है ना 40 डेज के। आप 24 आवर्स थोड़ी स्टडी करने वाले हो, आप 12 घंटे ही स्टडी करने वाले हो। सो 40 डेज है ही नहीं, 20 डेज है पर सब्जेक्ट। चला ही आयडिया मस्त आहे झोप उडवायची। पर सब्जेक्ट 20 डेज, पर सब्जेक्ट 20 डेज, पर सब्जेक्ट 20 डेज, क्योंकि 40 डेज में 24 आवर्स थोड़ी स्टडी करने वाले हो। और मैंने क्या एजम्पशन किया, 12 आवर्स करने वाले हो, वो भी एजम्पशन ही है। हाँ, आप चेक कर लो कितने आवर्स स्टडी कर रहे हो। ये हमने किसका किया प्राजक्ता, 240 का। मतलब फेस्टिवल वगैरह तो भूल ही जाओ, ऐसे कुछ गणपति वगैरह होता है, होली विली कुछ नहीं होता, सब दिन हमारे लिए सेम है। ओके, रेड कलर कैलेंडर पे नहीं है। रेड कलर कब आएगा, एग्जाम के बाद, रिजल्ट तक। ऑल डेज आर संडेज, एग्जाम तक ऑल डेज आर वीकडेज। आपकी तो एक ही बार है, हमारी हर 6 महीने के बाद आती है।
मॉर्निंग में फाउंडेशन की एग्ज़ाम थी मेरी, अभी इंटर की फाउंडेशन जून 24 वाली वो बैच थी, फिर आपकी नवंबर 24 की, फिर आपकी होने के बाद मई 24 वालों की फास्ट ट्रैक। सो मैं ऐसे अलग अलग एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। और उसके साथ CA फाइनल के बच्चे बीच में टेस्ट सीरीज लिखते हैं 2-2 तो बीच में मैं CA फाइनल भी दे के आती हूँ आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। आता उडाली का झोप? करायचे का आता फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ कॅश फ्लो प्रिपरेशन? येस, सो फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ कैश फ्लो प्रिपरेशन, वो क्या बोल रहे हैं, मैन्युअली जब कैश फ्लो रिसीट कैश ये था हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैनुअल वाला, तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट था, इसलिए अभी वो क्या करते हैं 2 इयर्स का कंपॅरिझन, नको काय मी मॉड्यूलच दाखवते, 2 इयर्स का कंपैरिजन करते हैं एंड इनफ्लो आउटफ्लो हम निकालते हैं, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एनी अटेम्प्ट टू कंपाइल सच अ समरी फ्रॉम कैश बुक इज इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, ओके। क्योंकि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो डेली के रेकॉर्ड्स होते हैं, आत्ता 10 रुपयाले रेकॉर्ड केलं, 5 मिनिटांनी परत 10 रुपयाले रेकॉर्ड केलं, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है उसमें, तो उसको कंपाइल करना मैन्युअली। सोचो एक दिन में आपको 1000 टाइम्स रिसिट्स आ रहे हैं, कितना बड़ा बिजनेस है, एक दिन में 1000 रिसिट्स एंड 800 पेमेंट्स, ऐसे एक दिन का, तो उसको कंपाइल करना मैनुअल का टाइम सोचो। हाँ, मैनुअल के बारे में बोल रहे हैं वो। टैली सॉफ्टवेयर्स में आपको एक क्लिक में मिल जाता है कि कैश रिसिट कितनी हुई, कैश पेमेंट्स कितने हुए, बट मैनुअल इमेजिन करके ये डिफ़िकल्ट है, इसलिए उन्होंने क्या ऑप्शन निकाला, फिर 2 इयर्स के बैलेंस शीट को कंपेयर करके आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो एग्जाम में आपको डेटा कैसे दिया रहेगा, 2 इयर्स के बैलेंस शीट एंड उससे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ऑन नेट बेसिस अलाउड नहीं है, से यहाँ पर 50,000 का परचेस ऑफ मशीनरी है तो वो आउटफ्लो अलग से दिखाना है, सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 का अलग से दिखाना है, 50,000 एंड 10,000 40,000 को नेट नहीं करना है, करेक्ट। बिजनेस परचेस में कुछ एसेट्स लायबिलिटीज आएंगे ना, जो बिजनेस आप परचेस करोगे उसके एसेट्स आपके एसेट्स बन गए, उसके लायबिलिटीज अभी आपके लायबिलिटीज है, तो जब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस के इफेक्ट्स दोगे तो उसमें वो जो बिजनेस थ्रू एसेट्स लायबिलिटीज आए हैं आपको वो पहले लेस करो, क्योंकि वो आपके खुद के नहीं थे, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आए हुए हैं ना, ओके। तो वो रिमूव करके जो एसेट्स है क्लोजिंग में वो आपके एसेट्स है, एंड वो क्लोजिंग एसेट आप कंपेयर करोगे विद ओपनिंग एसेट्स, फिर वो हो गया चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ओके। ओके, 4 चीज़ें फिर से मैं दोहराती हूँ, पानी पीना, मुंह पे पानी मारना, बातें करना, मतलब मैं जो बोल रही हूँ वही आपको बोलना है, एंड 4th इज लिखना, इसमें से आप कुछ भी करो, पाण्याची बाटली बाहेर आलेली है सिद्धांतजी, ओके। इन चारों में से आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। मुंह पे पानी मारने के लिए उठ के जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप नहीं कर सकते वो चीज़, तो मेरी परमिशन मत लो, उठो और जाके मुंह पे पानी मार के आ सकते हो, ठीक है, विदाउट माय परमिशन। यस, नाउ एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस। सो एक्सचेंज गेन एंड लॉस मतलब क्या, हमारा $1 49 का था, $1 इज इक्वल टू 49 रुपीज़, कब, ट्रांजैक्शन डेट को, एंड वही 50 रुपीज़ हो गया, $1 इज इक्वल टू कब, बैलेंस शीट डेट को। सो जो 1 रुपये का इंक्रीज हुआ, अगर वो आपका एसेट है तो गेन हुआ ना आपको, ओके। मतलब ये आपके पास $1 का कुछ चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल $1 की पेंसिल है, तो उसकी ट्रांजैक्शन डेट को वैल्यू 49 थी, बैलेंस शीट डेट को कुछ ना करते हुए 50 हो गई, वो वैल्यू बढ़ गई उस एसेट की, ओके। अभी वही लायबिलिटी है, समझो आपको किसी को पेएबल है $1, तो ट्रांजैक्शन डेट को 49 ही पे करना था,
बट बैलेंस शीट डेट को बैठे बैठे 50 हो गया पेएबल। सो 1 रुपए का क्या हुआ? एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज गेन कब होता है? अगर वो आपका एसेट है तो एक्सचेंज गेन हुआ रेट बढ़ने से, एंड रेट बढ़ गया एंड आपके पास लायबिलिटी है, डॉलर्स में पेएबल है किसी को, तो वो एक्सचेंज लॉस। तो ये एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस कहाँ पर रेकॉर्ड करते हैं? P&L में। गेन लॉस आला की P&L मध्ये टाकाय। सो वो कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ हुआ क्या? नहीं, बैठे बैठे इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो, तो उसके इफेक्ट्स नॉन कैश आइटम्स है, उसके इफेक्ट्स का क्या करोगे? रिवर्स। गेन है तो लेस, क्योंकि गेन क्रेडिट हुआ रहेगा एंड लॉस डेबिट हुआ रहेगा ना P&L को, तो वो ऐड करे। तो यही दिया है इसमें। दिस बीइंग सो, द चेंज इन द कैश और कैश इक्विवेलेंट, बीच में ही पढ़ रही हूँ। हाँ, द चेंज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट ड्यू टू एक्सचेंज गेन एंड लॉसेस आर हाउएवर नॉट कैश फ्लोज। जोर से पढ़ो आप भी। दिस बीइंग सो, the net increase or decrease in cash or cash equivalent in the cash flow statement are stated exclusive of exchange gain and losses. So आप 49 पे ही दिखाओगे, क्योंकि 50 के दिखाने के बाद एक्सचेंज गेन या लॉस आ रहा है, वो कैश फ्लो है नहीं। ओके, सो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में 49 से जो कन्वर्ट हुआ है वही दिखाओगे। The resultant difference between cash and cash equivalent as per the cash flow statement and that recognized in the balance sheet is reconciled in the note on cash flow statement. ठीक है, फिर डिस्क्लोजर्स क्या क्या करने थे देखा था। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 हो चुके थे ना? हाँ, 4 नहीं, 4 फॉलोइंग इज द कैश फ्लो एब्स्ट्रैक्ट। लास्ट लाइन में क्वेश्चन की लाइन है, लास्ट लाइन पढ़ो। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March इन अकॉर्डेंस विथ AS 3। फॉलोइंग इज द कैश फ्लो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March। कैश फ्लो का एब्स्ट्रैक्ट दिया है, आप मुझे डेटा पढ़ के बताओ, आप डायरेक्ट मेथड लगाओगे या इनडायरेक्ट। आपको क्या प्रिपेयर करना है? पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं। ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस दिया है। शेयर कैपिटल, शेयर्स इशूड मतलब पैसे आ गए ना आपको, करेक्ट? सो इनफ्लो है वो अंडर ओके। लाभ प्रोजेक्ट इनफ्लो हुआ वो। कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, इनफ्लो है ना, दिया ही है एक्चुअली ऊपर हेडिंग इनफ्लो। सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आउटफ्लो में पेमेंट फॉर अकाउंट पेएबल्स मतलब पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सैलरीज वेजेस, पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर्ड, डिबेंचर्स रिडीम मतलब रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, बैंक लोन रीपेड, टैक्सेशन मतलब आउटफ्लो है। हाँ, हेडिंग मतलब एक्चुअली टैक्स पे किया है, डिविडेंड पेड एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ओके, आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट में हर एक के सामने लिखना है। फाइनेंसिंग है तो F, इन्वेस्टिंग है तो I, ऑपरेटिंग है तो O, शेयर कैपिटल, शेयर्स इशूड फास्ट F, फाइनेंसिंग, कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग O लिखो, सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट I, पेमेंट फॉर अकाउंट पेएबल्स ऑपरेटिंग O, सैलरीज एंड वेजेस ऑपरेटिंग, पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑपरेटिंग, पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑपरेटिंग, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर्ड इन्वेस्टिंग, डिबेंचर्स रिडीम फाइनेंसिंग, बैंक लोन रीपेड फाइनेंसिंग, टैक्सेशन ऑपरेटिंग, कुछ नहीं दिया है तो ऑपरेटिंग एज्यूम करना है, डिविडेंड पेड है फाइनेंसिंग, करेक्ट। अभी ये जो आपको डेटा दिया है उससे मुझे लगता है कि नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो आप, मतलब इनडायरेक्ट मेथड से पॉसिबल ही नहीं है। सो कौन से मेथड से करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट?
डायरेक्ट मेथड. सो आपने OIF लिखा है ना, सो पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पहले लिख दिए देखो उन्होंने सारे. यहाँ पर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लाइन देखो. हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो डिसाइडेड है. कहाँ पर दिया है वो फॉर्मेट? शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट. सो इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ. सो यही वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ. सो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस ऐसे लिखना है एंड देन इनकम टैक्स पेड, फिर नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं ना उससे अंदाज़ा एस्टिमेट करना पड़ता है कि यहाँ ऑपरेटिंग एक 8-10 लाइन के बाद, इन्वेस्टिंग 8-10 लाइन के बाद फाइनेंसिंग. ठीक है. सो मैं जनरली कैसे करती थी एग्जाम में, ऑपरेटिंग अगर इनडायरेक्ट मेथड से आया है ना तो आपको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना पड़ता है एंड रिवर्सल इफेक्ट्स बहुत देने पड़ते हैं. सो पूरा एक पेज में ऑपरेटिंग के लिए रखती थी एंड सेकेंड पेज पे हाफ हाफ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट सेल एंड इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, एवढंच असतं. फायनान्सिंग में भी क्या होगा? इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लोन टेकन, लोन रिपेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इतना ही होता है. तो उसके लिए हाफ हाफ काफ़ी होता है एंड इसमें बहुत सारा एडलेस करना पड़ता है ना. प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करो, एक्चुअल टैक्स पेड लेस करो. सो 1 पेज पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए. बट ये क्वेश्चन ही बहुत छोटा है. सो ये एक पेज में हो सकता है. तो एक पेज में अगर करना है तो मैक्सिमम आपको लाइंस मतलब जगह देनी पड़ेगी ऑपरेटिंग के लिए. इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग 2 ही लाइंस का है. देखो, परचेस किया एंड सेल किया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. फिर यहाँ पर देखो निगेटिव आया है तो नेट कैश जनरेटेड नहीं है, ये नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग से जनरेट हुई थी कैश, इन्वेस्टमेंट में यूज्ड हो गई. सो वर्ड्स क्या यूज करने हैं समझ में आ गया. यहाँ पर नेट कैश जनरेटेड पॉजिटिव अमाउंट आई तो, निगेटिव आई तो नेट कैश यूज्ड. फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में अगेन ये देखो क्या हुआ है एक्चुअली. जनरेट ही हुई है ना. सो नेट कैश जनरेटेड लिखो, यहाँ पर यूज लिखा है उन्होंने बट ये जनरेट हुई है फाइनेंसिंग से. पॉजिटिव है ना 1 लाख. नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो 1,65,000 पॉजिटिव फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग में यूज्ड. सो ब्रैकेट 3,30,000 एंड ये भी जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग तो वो 1 लाख पॉजिटिव. सो ये तीनों का एडिशन करके 65,000 निगेटिव आया. तो यूज्ड वर्ड यूज करोगे या जनरेटेड? यूज. सो नेट कैश यूज्ड या नेट डिक्रीज, वहाँ पर नेट इंक्रीज होगा पॉजिटिव आया तो. सो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 65,000 का नेट डिक्रीज हुआ है. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 80,000 है, उसमें से 65,000 डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर. इतना डिक्रीज हुआ ना 65,000 का. सो क्लोजिंग कितना आया? 15,000. सो ओपनिंग का देखो 80,000, 10,000 प्लस 70 एंड क्लोजिंग का 15. सो 80,000 माइनस 15,000 मतलब हमारा नेट डिक्रीज 65,000 आना चाहिए. ये आपको एग्जाम में क्लिक होना चाहिए. ओके. कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा ना सारे क्वेश्चंस में. सो जो भी नेट इंक्रीज डिक्रीज ये वाली अमाउंट आपको पहले ही पता है. ये 65 आ गई मतलब करेक्ट हो सकता है अगेन, क्योंकि इन्वेस्टिंग का इनफ्लो आपने ऑपरेटिंग के इनफ्लो में दिखाया तो भी अरिथमेटिकली सेम, इट डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस जैसे.
ओके, अरिथमेटिकली करेक्ट है, आज रेक्टिफिकेशन ना ले सकते। सो अरिथमेटिकली करेक्ट आया ना आपका 65,000 नेट डिक्रीज, बट जो इनफ्लो ऑपरेटिंग में गया वो एक्चुअली इन्वेस्टिंग वाला इनफ्लो था। सो पूरा आंसर मैच होने के बावजूद भी मार्क्स जा सकते हैं क्योंकि टेक्निकली वो इनकरेक्ट है। सो आज का होमवर्क क्या रहेगा? हाँ, इलस्ट्रेशन 4 घर पे सॉल्व करोगे। सो 2 बार रिवीजन होती है। हमारे पास पर सब्जेक्ट कितने दिन है? 15वर आल्या ताई आता मग अशी 20वर होत्या, आधीपासूनच 15वर होत्या, आपण त्यांना 40वर नेऊन 20वर आणलेलं। साप शिडी आठवली मला 40, 20, 15 क्यों अभी? म्हणजे फेस्टिवल करणारे सेलिब्रेट। ओके, सो 30 डेज तुमने लिए, 30 डेज इंटू 6 सब्जेक्ट्स 180 डेज ऐसे लिया, बट 30 डेज के 24 आवर्स नहीं पढ़ने वाले इसलिए 15 की। फेस्टिवल प्लस बीकॉम, फेवरेट बीकॉम सो आपको क्वेश्चन में डेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का छोड़ के पहले बाकी ट्रांजैक्शंस को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में बाइफरकेट करना है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। ऊपर ऑपरेटिंग, बीच में इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। वो होने के बाद आपको मिल जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर क्या लिखोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग 80 आया, उसमें नेट डिक्रीज 65, फिर आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जो फॉर्मेट है वो ऐसे ही है, लास्ट के 3 लाइन्स ऐसे ही चाहिए। मॅडम मी आधी ॲट द एंड ऑफ द इयर लिहितो ते सोपं जातं मला, तर नाही। ओके, फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या इजी जा रहा है वैसे नहीं करना है, ठीक है? ओके, ये एक करके मैं आपको ब्रेक देती हूँ। इलस्ट्रेशन 5 करेंगे। इसमें क्या करना है? सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो करना है, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं करना है। स्टूडेंट्स पूरा पढ़ते नहीं है इसलिए पूरा करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड देन मैम अकाउंट्स का पेपर ही नहीं हुआ, होगा ही नहीं क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टिंग पूछा था, तुम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे थे। क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ मेसर्स क्रिएटिव फर्निशिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। तो जो ट्रांजैक्शंस दिए वो तो पहले ढूंढो इन्वेस्टिंग के है क्या है, तो ही उसको इनफ्लो आउटफ्लो बताओ। पहला है प्लांट एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स। प्लांट एक्वायर किया बट उस सप्लायर को पैसे दिए क्या आपने? क्या दिया? इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो कैश का कुछ फ्लो हुआ क्या? नहीं, तो इसकी नोट आएगी ना, नोट को मार्क्स है। आपको ये समझा है कि ये कैश फ्लो नहीं है, ये चेकर को कैसे समझेगा कि आपको समझा है? तो नोट दो उसको कि तुम जो देख रहे थे वो मुझे समझा है कि इसकी नोट आएगी। पोचलं भावना? हाँ, क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर। एक्स्ट्रॉर्डिनरी है बट इन्वेस्टिंग है क्या? क्योंकि लॉस ऑफ प्लांट है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तो सेपरेट डिस्क्लोजर एट द एंड दिखाओगे ना। एंड इनफ्लो है या आउटफ्लो? इनफ्लो। इंश्योरेंस कंपनी के लिए, उनके लिए आउटफ्लो, हमारे लिए इनफ्लो। ओके, सो इंश्योरेंस कंपनी का कैश फ्लो बनाते वक्त उल्टा सोचना पड़ेगा पूरा। Unsecured loan given to subsidiaries, loan and advances given to subsidiaries, investing. Inflow या outflow? Outflow. Interest on loan received from subsidiary companies. Investing, correct. ये जो ऊपर लोन दिया था ना आपने सब्सिडियरीज को, उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट दिया है आपको, तो वो भी सब इनफ्लो है अंडर इन्वेस्टिंग। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड,
इन्वेस्टिंग, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सीखने वाले। ओके, अभी के लिए उसका कुछ रिलेवेंस नहीं है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, हाँ तो ये नहीं आएगा। टर्म लोन रीपेड, फाइनेंसिंग, ये भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है। ब्रैकेट देखो, TDS ऑफ ₹8,200 वॉज डिडक्टेड ऑन द अबाउ इंटरेस्ट। सो ये TDS डिडक्ट करके अमाउंट है, सो आपको ग्रॉस दिखानी पड़ेगी ना। सो करो 68,000 प्लस 8,200, हाँ 76,200 का इनफ्लो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अंडर इन्वेस्टिंग एंड TDS ऑन अबाउ इंटरेस्ट 8,200 का आउटफ्लो एंड बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड इनकर्ड लॉस इनकर्ड 9,600। सो बुक वैल्यू 84,000 है, आपको लॉस हुआ है मतलब कितने पे सेल किया है? 74,400 लिखना है सेल ऑफ प्लांट में। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ मेसर्स क्रिएटिव फॉर द ईयर एंडेड, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड, अनसेक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडियरीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस वैल्यू ऐसे लिखना है ब्रैकेट में, एंड TDS डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट अगेन ब्रैकेट में अमाउंट, सेल ऑफ प्लांट। ये टोटल आ गई निगेटिव, इसलिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ प्लांट, ये पॉजिटिव फिगर आएगी ना इनफ्लो। फिर नेट, फिर भी वो नेट डिक्रीज निगेटिव ही है, इसलिए नेट कैश यूज्ड ही है एंड में भी। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिर्फ अलग से दिखाना है। स्टूडेंट्स का क्या होता है, सीक्वेंस में जाते हैं ना हम ऐसे, सो सीक्वेंस में जाते जाते ये बाद में लिखना है, हाँ ऐसे बोल के आगे जाते हैं और बाद में वो कभी आते ही नहीं, सो भूल जाते हैं स्टूडेंट्स ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स नहीं मिलते। ओके, सो वो याद रखोगे। हाँ, सरळ पेन्सिलनी लिहून ठेवायचं तिथे, हे तू लिहिलंयस का उत्तरात? म्हणजे तुम्ही लास्ट के 10 मिनट्स में जब आप रिव्यू करते हो पेपर, तो वो पढ़ते हो ना, वो खुद के लिए लिखा होता है कि ये तू लिहिलंयस का, तो आप देखते अरे नहीं लिखा है, फिर वो रब कर दो जो खुद के लिए लिखा है एंड लिखो फिर वहाँ पे। समझा क्या आपको? हाँ, मैं टेस्ट सीरीज कंडक्ट करती हूँ ना, इसलिए ये टेक्निक्स मैं आपको बता सकती हूँ कि एग्जाम तक क्या हो जाता है। सो कंसेप्ट क्लियर है मैम, मुझे पता था एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नीचे लिखते, बट वो बाद में करके बाद में आया ही नहीं, बाद में 5 ही बज गए ना। तो एग्जाम में क्या होता है वो मुझे क्यों पता है? टेस्ट सीरीज की वजह से। तो वो मैं अभी आपको कोचिंग में बता सकती हूँ कि क्या गड़बड़ हो सकती है एग्जाम में। ओके, जो नहीं लेते टेस्ट सीरीज उनको नहीं, वो टीचर्स नहीं बता सकते कि आप क्या गड़बड़ करते हो एग्जाम में, वो तो सिर्फ कंसेप्ट समझाएंगे आपको। बट एग्जाम में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है इतने पेपर्स चेक करने के बाद, अरे ये नॉन कैश था मैम, मैंने पढ़ा ही नहीं, बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, मैंने इन्वेस्टिंग आउटफ्लो ले लिया उसको, ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर लॉस ऑफ इन्वेंट्री रहता, मैंने देखा ही नहीं मैम वो लॉस ऑफ इन्वेंट्री था, मैंने तो ले लिया इन्वेस्टिंग में। क्लियर हुआ ये क्या गड़बड़ हो सकती है मैक्सिमम? हाँ, एंड यहाँ पर क्या लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे आप बताओ, कौन सी फिगर लेंगे? 84,000 लावायचंच नाही ना। बुक व्हॅल्यू म्हणजे काय माहीत असायला लागतं ना त्यासाठी आधी। ओके, सो आप नहीं लिखोगे ना 84,000, यू विल राइट 74,400 एंड अगर ये प्रॉफिट होता तो 9,600 का ऐड करके, वेरी गुड। एंड यहाँ पर इन्वेस्टिंग था सिर्फ,
आपको पूरा बनाना रहता तो ये लॉस डेबिट हुआ है P&L को, तो क्या करते, एड बैक फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग एज पर विच मेथड, इनडायरेक्ट. डन. टेस्ट योर नॉलेज पे आ गए. ओके, सो ब्रेक लो एंड देन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं हम. 10 मिनट्स ब्रेक लो, घूम के आना है आपको. Yes, so 11th question exercise का, you are required to show how these transactions would be presented in the cash flow statement as per AS3. Okay, so आपको क्या करना है, you are required to show how these transactions would be presented in the cash flow statement as per AS3. Z Limited has no foreign currency cash flow during the reporting period. Yes, mute. Ma'am, screen is not visible. Okay, now. Yes. Okay, yes. So, Z Limited has no foreign currency cash flow during the reporting period. It held a deposit in a bank in France. Okay, so इनके पास डिपॉजिट एक है इन बैंक, बट कहाँ पर, इन फ्रांस. The balances as at the beginning of the year and at the end of the year were euro 1 lakh and euro 1 lakh 5,000 respectively. The exchange rate at the beginning of the year was euro 1 is equal to 82. Opening के लिए ये लगेगा, and at the end of the year was euro 1 is equal to 85. The increase in deposit balance of euro 5,000 was on account of interest credited on the last day of the reporting period. So last day को आपको 5,000 euro interest receive हुआ है, so last day का रेट लगाना पड़ेगा ना. हाँ. The deposit was reported at 82 lakh in the opening balance sheet. 82 lakh कैसे आया, 1 lakh euros into 82. ऐसे 82 lakh बैलेंस शीट में दिख रहा था इन द ओपनिंग, एंड एट रुपीज 89 lakh 25,000 इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो आपको बताना है ये कैसे आप करोगे. सो 5,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो कहाँ पर आएगा, कौन सा एक्टिविटी के अंडर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, करेक्ट. एंड जो चेंज इन एक्सचेंज दिखाना है क्या, नहीं. सो जो स्टेटमेंट ऑफ P&L क्रेडिटेड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम 5,000 यूरो इंटू 85 कौन से डेट का लिया उन्होंने, लास्ट डेट, बिकॉज यू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लास्ट डेट. तो ये P&L को क्रेडिट हुआ है 4,25,000. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हो, तो ये P&L को क्रेडिट हुआ है तो ये लेस करना पड़ेगा, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो दिखाना पड़ेगा. ठीक है. एक्सचेंज डिफरेंस कितना है, देखो आपके पास बिगिनिंग में 1 लाख यूरो थे, फिर वो 1 लाख 5,000 यूरो हो गए. सो 5,000 कैसे बढ़ गए, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इनकम. तो वो इंटरेस्ट इनकम जो 5,000 यूरोज का था वो 85 का रेट लगाया आपने लास्ट डेट का, एंड ये जो एक्सचेंज डिफरेंस 1 लाख यूरो का 1 लाख 82 से था 82 लाख, वो अभी 85 लाख, मतलब 3 लाख का एक्सचेंज गेन हो गया ना. कुछ ना करते हुए बैलेंस 3 लाख से बढ़ रहा है, अच्छा है ना. तो आप कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे कमाने के बाद, फॉरेन करेंसी. ओके. इससे ज्यादा भारी क्या पता है क्या, फॉरेन करेंसी से क्रिप्टो करेंसी, और भी ज्यादा. बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ इन्वेस्टमेंट. ओके, बैठे बैठे पैसे बढ़ रहे हैं ऐसे. ठीक है. सो एक्सचेंज डिफरेंस जो है 3 लाख का वो गेन है बताया आपने, क्योंकि वो डिपॉजिट है, एसेट है. लायबिलिटी होती तो लॉस होता. तो एक्सचेंज गेन कहाँ पर गया होगा, P&L के क्रेडिट. तो वो भी मायनस करना है, बिकॉज इट इज नॉट कॅश फ्लो. 3 लाख रुपये आले का तुम्हाला, पण वाढले ना,
पण इनफ्लो नाही. ओके, सो इन प्रिपेरिंग कॅश फ्लो स्टेटमेंट द एक्सचेंज डिफरन्स ऑफ ₹3 lakh should be deducted from the net profit before taxes since it is a non cash item. आपको ट्रीटमेंट लिखनी है तो वो ऐसे लिखनी है. पहले तो इंटरेस्ट इनकम आप दिखाओगे 4,25,000 का, एंड सो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वॉज क्रेडिटेड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सचेंज गेन. इंटरेस्ट इनकम के लिए कितना क्रेडिट किया? 4,25,000. एंड एक्सचेंज डिफरेंस के लिए कितना क्रेडिट किया? 3 lakh. सो ऐसे दोनों क्रेडिट हुए हैं P&L को. ये पहले लिख दिया आपने. फिर लिखना है कि इन द कैश फ्लो, इन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट द एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ 3 lakh शुड बी डिडक्टेड. हैज टू बी डिडक्टेड नहीं लिखना है. ओके, हैज टू बी क्या लिखना है? शुड बी. अगेन टेस्ट सीरीज की वजह से ये बता सकती हूँ मैं. स्टूडेंट्स हैज टू बी वगैरह लिखते हैं आंसर में. हैज टू बी नहीं होता है, शुड बी. ओके, शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस since it is a non-cash item. Since या because it is a non-cash item. Since. समझा आपको टेक्निकल लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है? मीनिंग वही जा रहा है. ओके, हैज टू मतलब भी कंपल्सन, शुड मतलब भी कंपल्सन ही, बट अच्छी लैंग्वेज कौन सी है? शुड. ब्रिटिश लँग्वेज जो ॲक्च्युअल लँग्वेज आहे. ओके, बाटली भेटते पण आणि बाटली मिळते पण बरं का. तर करेक्ट लँग्वेज इज बाटली मिळते, माणसं करेक्ट. वही है हैज टू एंड शुड बी. ओके, सो हैज टू नाही लिखणार. हैज टू लिहिलं म्हणजे बाटली भेटली तर ती नाही भेटत. ओके, तिची पण मीटिंग असते, ती पण बिझी असते. सो शुड बी डिडक्टेड. ओके, हैज टू नहीं. ओके, आकांक्षा का चल रहा होगा ये क्या बोल रहे, वो मराठी स्टूडेंट्स को समझा होगा. ओके, वो मराठी में ऐसे थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस आता है रीजन वाइज, और पुणेकर लोग जो है ना उनको लगता है कि हमारी लैंग्वेज ही परफेक्ट लैंग्वेज, तो वो ऐसे चलता रहता है थोड़ा सा. उसमें रीजन वाइज लैंग्वेज थोड़ी डिफर होती है. पूरे महाराष्ट्र में मराठी है बट वो रीजन वाइज थोड़ी डिफर होती है. तो इसमें हम बोलते हैं कि मेल यही परफेक्ट मराठी है, तो वैसे शुड इज परफेक्ट इंग्लिश. ठीक है, सो शुड बी डिडक्टेड लिखना है आपको, शुड लिखना है. एंड बिकॉज इट इज अ नॉन कैश आइटम ऐसे लिखोगे, या सिंस इट इज नॉन कैश आइटम ऐसे ही लॉ एंड टैक्स में आप करोगे. ओके, खुद को क्वेश्चन पूछने हैं ऐसे बिंदास कि सिंस लिखोगे या बिकॉज. सिंस लिखोगे तो वर्ड्स आते जाएंगे. ओके, जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएंगे आपको टेंशन बढ़ते जाएगा कि ये वर्ड्स कैसे याद रहेंगे, तो इसलिए पूछना है क्वेश्चन खुद को. सो आगे क्या लिखा है? However, in order to reconcile the opening balance of cash and cash equivalent with its closing balance, the exchange difference of ₹3 lakh should be added to the opening balance in note to the cash flow statement. मतलब जो 3 लाख से बढ़ गया है ना हमारा, पहले 82 lakhs था ना रुपीज में, अभी वो 85 lakhs हो गया क्लोजिंग कैश बैलेंस. बट आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्लोजिंग कैश बैलेंस 82 लाख ही दिखाओगे, बट आपके बैलेंस शीट में 85 लाख दिख रहा है. तो वो जो रिकन्सिलिएशन है 3 लाख का बिकॉज ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, वो कहाँ पर जाएगा? नोट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट. यस, ये सिया आगे का पैराग्राफ पढ़ो, लास्ट पैराग्राफ जोर से. Cash flows arising from transactions in a foreign currency shall be recorded in Z Limited reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of cash flow. ओके, सो कौन सा रेट लेना है? रेट ऑन द डेट ऑफ कैश फ्लो, रेट एट द डेट ऑफ कैश फ्लो.
कैश फ्लो लास्ट डेट को करते हो ना, तो वो रेट लेना है, ऐसे बोल रहे हो। सो जो भी कैश फ्लो अराइज होगा फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसी, सो आपको जो इंटरेस्ट मिला अभी वो फॉरेन करेंसी में मिला था ना, सो इट्स अ कैश फ्लो फ्रॉम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। कितना मिला था इंटरेस्ट? 1000 euros, 5000 euros, it's a cash flow from foreign currency transaction, ठीक है। तो वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में रुपीस में दिखाना पड़ेगा। तो जो कन्वर्जन रेट है, द रेट बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी इज रुपीज जिसमें आप रिपोर्ट कर रहे हो, एंड फॉरेन करेंसी यूरो। तो उन दोनों के बीच में जो रेट है, रेट बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। वो रेट कौन से डेट का लेना है? डेट ऑफ कैश फ्लो। अभी इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, लकीली दोनों डेट सेम, बिकॉज यू रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लास्ट डेट को इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, असं लिहिलं होतं। हां, जे झोपेत नव्हते त्यांना आठवलं का? 5000 वॉज क्रेडिटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, इसलिए हमने 85 ही लिया था। ओके, सो अगर ये सेम डेट नहीं होते तो भी आप कौन सा लेते? हाँ, डेट ऑफ कैश फ्लो 85 ही लेते। ओके, सो ये दोनों क्रेडिट हो चुके हैं P&L को। सो आपको जो 3 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाना है, मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस 82 लाख ही दिखेगा, ठीक है। एंड फिर बैलेंस शीट में 85 दिख रहा है, फिर वो डिफरेंस 3 लाख का नोट में आ गया, एंड ये 4,25,000 रुपीज जो इंटरेस्ट इनकम है वो कौन से एक्टिविटी में दिखाओगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, करेक्ट। सो ये एक्सचेंज गेन है 3 लाख। तो इसका इफेक्ट वो बोल रहे हैं कि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से किया है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? नेट प्रॉफिट। तो ये एक्सचेंज गेन क्रेडिट हुआ रहेगा, इसलिए इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। एंड यहाँ से आप नेट प्रॉफिट से डिडक्ट करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3 लाख को, करेक्ट, एक्सचेंज गेन को, एंड यही 3 लाख नोट्स टू अकाउंट्स में भी दिखाना है। जो आप करने वाले हो वो सेंटेंस फॉर्म में लिखना है आपको। हाउ वुड यू प्रेजेंट, ऐसे क्वेश्चन था ना, तो वो हाउ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है कि आप क्या करोगे। वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिंस इट इज नॉन कैश आइटम, क्योंकि सिर्फ गेन हुआ ना, एक्सचेंज रेट चेंज हुआ इसलिए, बाकी कैश फ्लो तो हुआ नहीं, करेक्ट। ये सिर्फ क्या, इट्स अ नॉन कैश आइटम है, कैश का फ्लो कुछ हुआ क्या? नहीं, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, ये क्या है? नॉन कैश आइटम है, वो लिखना है। एंड देन इन ऑर्डर टू रिकनसाइल द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विथ इट्स क्लोजिंग बैलेंस, आपको क्या करना है? एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ 3 लाख शुड बी एडेड टू द ओपनिंग बैलेंस इन द नोट्स टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो 82 का 85 कैसे हुआ वो वहां पर लिखना है। देन कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसी, क्योंकि जो इंटरेस्ट इनकम आपको आया वो कौन से करेंसी में आया? फॉरेन करेंसी। शैल बी रिकॉर्डेड इन जेड लिमिटेड्स रिपोर्टिंग करेंसी by applying to the foreign currency amount 5,000 euro the exchange rate between the reporting currency rupees and the foreign currency euro at the date of cash flow statement, that is 85. okay, clear हुआ है? yes, तो ये यूनिट के सारे हो गए हैं क्या क्वेश्चंस? ओके, सो अभी हम करते हैं यूनिट 2।
ओके सो सुनो, यहाँ पर ही देख इजी सब है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज करके चैप्टर 11 है मॉड्यूल 3 में, उसका यूनिट 2 का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके लर्निंग आउटकम्स है डिफाइन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थर्ड लर्निंग आउटकम है लर्न द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड फोर्थ इज प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बोथ बाय डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो ये तो है सगळं आपला, तर डायरेक्ट आपण सॉल्व कर। ओके ये सब आता है आपको ना। यूनिट ओवरव्यू में देखो फिर से वही डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड कैश फ्लो आता है आपको, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आता है, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 आता है। इंट्रो में पढ़ूँ या ना पढ़ूँ? नहीं पढ़ा तो भी चलेगा ना। बेनिफिट्स भी देखे थे हमने। सोर्सेस ऑफ कैश मतलब इनफ्लोज। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द कैश मूवमेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। सो फॉर एग्जाम्पल सोर्सेस ऑफ कैश में इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये सब कौन सी एक्टिविटी में आ गया? फाइनेंसिंग। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग। कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एप्लीकेशन ऑफ कैश में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड डिबेंचर्स एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, फाइनेंसिंग। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग। पेमेंट ऑफ टैक्स, ऑपरेटिंग। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फाइनेंसिंग। लॉस ऑन ऑपरेशन ऑपरेटिंग का पार्ट है वो, ओके। फिर आगे नोट दी है कैश इंक्लूड्स बैंक अकाउंट ऑल्सो। इंक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैश इज पुट in the applications and sources respectively just to balance the cash flow statement, okay. Increase in cash is sources na, and decrease in cash is applications. At this junction you may note that changes in all balance sheet items are to be taken into consideration at this junction. You may note that changes in all balance sheet items are to be taken into consideration separately in cash flow statement for explaining movement of cash. So हर बैलेंस शीट के आइटम को हमें कवर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त। कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, वही एज पर AS3 issued by the Council of ICAI. Cash include cash in hand, demand deposit with bank, okay. Demand deposit, fixed deposit नहीं, demand deposit with the bank and cash equivalent includes वही है short term highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value, and it include securities with short maturity period of say 3 months or less from the date of acquisition. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उस कैश इक्विवेलेंट का? टू डिप्लॉय फॉर अ शॉर्ट पीरियड आइडल कैश रिक्वायर्ड टू मीट शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट्स, ओके। शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है आपकी, कैश पे करनी है मतलब किसी को 15 दिन के बाद, तो 15 दिन कमाओगे उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके, ओके। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिप्लॉय मतलब डिपॉजिट करना 15 दिन के लिए, डिप्लॉय किया मैंने शॉर्ट पीरियड के लिए, वो आइडल कैश पड़ी हुई थी मेरे पास, ओके। टू मीट शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट्स, ओके। सो इनकम टैक्स ऑफिसर को कहाँ से ढूंढने हैं ये लोग? समझा के आपको ऐसे आइडल कैश पड़ी हुई है शॉर्ट टर्म के लिए डाला है, फिर आ जाते ITO वाले आइडल कैश पड़ी हुई है, समझेगा ना उनको, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो कमा के इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, ओके, ओल्ड एज के लिए। वैसे शॉर्ट टर्म में करेंगे क्या? तो ऐसे किया तो वहाँ पर समझ में आ जाता है, क्योंकि पैन कार्ड लगता है, पैन नंबर लगता है ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पैन से पता चला उनको
की आयडल कॅश इज डिप्लॉइड फॉर 2 months येतात मग अरे ह्यांना कसं काय कळलं कारण जो पॅन नंबर दिलात ना इन्व्हेस्टमेंट करताना तेव्हा कळलं त्यांना तुम्ही काय केलं ते ठीक है वो आप सीखोगे सब इनकम टैक्स में सो ऑब्जेक्टिव समझा आपको क्या होता है टू डिप्लॉय फॉर अ शॉर्ट पीरियड आइडल कैश रिक्वायर्ड टू मीट शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट सो कमिटमेंट 2 मंथ के बाद है तो 2 मंथ इन्वेस्ट कर दिया एग्जाम्पल एक्विजिशन ऑफ प्रेफरेंसेस शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफाइड रिडम्पशन डेट स्पेसिफाइड रिडम्पशन डेट आपको पता है ओके फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च है तो उसके 3 महीने पहले इन्वेस्ट कर दो उसमें एंड 31 मार्च को रिडम्पशन मतलब पैसे मिल जाएंगे ना आपको फिर जो मिल गए वो ये कर दो ओके आपने फाउंडेशन में वो पेटी कैशियर को कैश मिलती है ना 15-20 दिन के लिए हेड कैशियर को कब देनी है एंड ऑफ 15 डेज इसलिए पेटी कैशियर के साथ जो ट्रांजैक्शन्स करने हैं वो जनरली वीकली किए जाते हैं एक आठवड्यात कुठे एवढे उद्योग करायचे जाऊ दे ना बट वही आपने उसको लॉन्ग पीरियड दिया कि 1 मंथ के बाद दे दो तो फिर करू या 1 महीन्यात उद्योग असा काहीचा तो वो गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि 10,000 के 20 हो जाएंगे 1 महीने में फिर 10,000 हेड कैशियर को वापस मुझे 10,000 और वो हो जाते 1,000 ओके सो वहां पर रिस्क होती है सो वहां पर पेटी कैश बुक जब आप सीख रहे थे उसमें ये पॉइंट था कि यू शुड गिव वीकली पेटी कैश टू द पेटी कैशियर बहुत गैप दोगे तो वो 0 करके आएगा फिर से 10,000 दो फिर से 10,000 फिर से 10,000 1 महीने में फिर आपको समझेगा ऐसे 10-10 जा किधर रहे थे 2-3 महीने के बाद ओके सो आपको एज अ बिजनेसमैन या आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आपके क्लाइंट को ये समझाना पड़ेगा ना उसको तो पता नहीं चलेगा ये 1 वीक में करना पड़ता है ओके वो कैसे सोच रहा होगा वो बहुत एथिकल है की दर आठवडा लगाए तेच घेऊन करायचं है सो हर वीक को वही क्या काम करना है इसलिए मैंने 1 मंथ का दे दिया है उसको 2 महीने के खर्चे का एडवांस दे दिया है ऐसे बिजनेसमैन सोच रहा है क्योंकि बहुत काम है उसको तो हर वीक को पैसे देने की जगह मैंने उसे 2 महीने के दे के रखे हैं तो मतलब समझना है देयर इज अ चांस ऑफ फ्रॉड तो आपको अमृता मैम ने वो सर्टिफिकेट कोर्स बताया था ना वो करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन वाला FFD सो एक्विजिशन ऑफ प्रेफरेंसेस कब एक्वायर करना है शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफाइड रिडम्पशन डेट शॉर्टली बिफोर रिडम्पशन डेट किया तो वो कैश इक्विवेलेंट में आएगा एंड कौन सा लिखा है इक्विटी या प्रेफरेंस क्योंकि इक्विटी में प्रॉब्लम क्या है रिस्क ऑफ हाँ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू सो इक्विटी शेयर्स नहीं लिखा है एंड बैंक डिपॉजिट विथ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड ओके उसके बाद कंक्लूजन में लिखा है द cash flow statement deals with flow of cash funds but does not consider the movements among cash bank balance payable on demand and investment of excess cash in cash equivalent excess cash आप cash equivalent में डालोगे तो वो cash flow नहीं है examples are cash withdrawn from current account cash deposited in bank for 60 days so वो भी cash equivalent हुआ फिर आगे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है पूरा वही ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वाला इनफ्लो आउटफ्लो का मीनिंग दिया है एंड कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ओके सो अभी लगेगा प्रोजेक्टर क्योंकि ये एग्जाम्पल्स आपको पढ़ के मुझे एक्सप्लेन करना है
सोनी कौन से कंट्री की कंपनी? सोनी कंपनी थाईलैंड, चेक करो। जापानीज, headquarters in Japan. We are consumers, they are providers. ओके, सो बाकी का जो था वो सेम था ऊपर तक, ठीक है। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर उन्होंने कैसे दिया है कि आपको कुछ इंडिकेटर्स मिलेंगे, उससे समझेगा कि ये कौन सी एक्टिविटी है। सो कि ये इंडिकेटर्स ऑफ द एक्सटेंट टू विच द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी हैव जनरेटेड सफिशिएंट कैश फ्लो। सो ऑपरेशन से आपको सफिशिएंट कैश जनरेट हुई है क्या टू रीपे दी लोन। लॉजिक लगाओ, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने लोन लिया है बैंक से, उसका रीपेमेंट आपको जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो आएगा उससे लोन रीपे करोगे। ये आइडियल सिचुएशन है। अभी नॉन आइडियल बताऊं, ये लोन रीपे करने के लिए दूसरा लोन लो, दूसरा लोन रीपे करने के लिए तीसरा लोन लो। ओके, हाँ करेक्ट। 15 क्रेडिट कार्ड पत्तेच खेळायला बसतात ती लोक। ओके, सो इसलिए क्रेडिट कार्ड्स पे लिमिट आए थे, अभी लिमिट डाले हैं, क्योंकि क्या करता है आदमी, एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से, दूसरे क्रेडिट कार्ड का तीसरे क्रेडिट कार्ड, असा पत्त्यांचा कॅटच बनतो मग त्यांच्याकडे। सो आइडियली क्या होना चाहिए, आप जो बिजनेस से कैश जनरेट करोगे उससे आपको क्या रीपे करना है, लोन। उससे ही आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए जो खर्चे लगते हैं वो मेंटेन द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी मतलब वही ना, बिजनेस के हर रोज के खर्चों के लिए आपको लोन लगेगा क्या, नहीं लगना चाहिए आइडियली। ओके, उसके बाद डिविडेंड कहाँ से पे करोगे लोन लेके, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश जनरेट होगी उससे ही आपको डिविडेंड पे करना चाहिए। आइडियल सिचुएशन सोचो। एंड मेक न्यू इन्वेस्टमेंट्स विदाउट रिसोर्स टू एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। सो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कुछ नहीं लेना है, मतलब आपने इतना कर पैसा कमाया है, ओके, कि आप लोन रीपे कर सकते हो, आप डिविडेंड दे सकते हो, हर रोज के खर्चे भी चालू है आपके और आपके न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे, देन योर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल बिजनेस, आइडियल बिजनेस। सो ये पैसे प्राइमरीली आपको डिराइव होंगे फ्रॉम द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी and generally result from the transaction and other events that have role in the determination of net profit or net loss. So transaction and events जो जनरली हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस आप लेते हो, मतलब P&L वाले, ओके, वो सब कहाँ पर मिलेंगे आपको, कौन से एक्टिविटी के अंडर, ऑपरेटिंग। सो कैश रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, दैट इज कैश सेल्स, और आप सर्विस प्रोवाइडर हो, सेलर नहीं हो, ट्रेडर नहीं हो, आप सर्विस प्रोवाइडर बनने वाले हो, बिजनेस नहीं किया तो एंड द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। आप अमन गुप्ता बोर्ड के वगैरह हुनर हो गए तो आप सेल ऑफ गुड्स में आ जाओगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अमन गुप्ता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सबको पता है, बट वो क्या करता है, हेडफोन सेल करता है। ओके, सेकेंड इज कैश रिसीट्स फ्रॉम रॉयल्टी, फीज, कमिशन एंड अदर रेवेन्यू। आप एजंट हो, बसल्या बसल्या कमिशन घ्यायचं फक्त, ओके, रियल इस्टेट एजेंट वगैरह होते हैं, हाँ ये फ्लैट सेल करना है, वो परचेस करना है, ओके, इस टाइप का, मेरा परसेंटेज इतना उसमें, तो वो क्या हो गया, उसका मेन बिजनेस ही उतना है, तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। देन कैश पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब क्रेडिटर्स का पेमेंट। डी कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, कैश पेमेंट टू एम्प्लॉइज क्या पेमेंट करते हो, सैलरीज, वेजेस। ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय के कुछ खर्चे आप करते हो ना, हाँ, मेडिकल का कुछ आया तो आपने पे किया, उस टाइप का, ओके। आपके बच्चे की स्कूल फी में पे करता हूँ, आप लोड मत लो,
छुट्टी मत लो, ओके टेंशन मत लो, आप काम करने को, आपका लोड बताओ क्या है, स्कूल फीस मैं पे करता हूँ बट आप छुट्टी मत लो, ओके सो पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, ओके सो वो सब क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है, कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय, कैश पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ, स्कूल फी आपका पे करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी है, बट ऑन बिहाफ ऑफ किसने की, आपने, एम्प्लॉयर ने। देन कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स ऑफ एन इंश्योरेंस एंटिटी, इंश्योरेंस एंटिटी के लिए प्रीमियम्स एंड क्लेम्स एंड एन्युटीज एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट्स क्या है, ऑपरेटिंग है, ओके तिकडे रोज आगी लागतात आणि रोज क्लेम येतात, त्यांच्यासाठी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट हमारे लिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ओके इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस बाय फायर, उनके लिए वो हर रोज है, ठीक है बहुत इंश्योरेंस क्लेम आते हैं ऐसे। देन कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्सेस, इनकम टैक्स पे किया तो भी ऑपरेटिंग, इनकम टैक्स का रिफंड रिसीव हो गया तो भी ऑपरेटिंग, एक आउटफ्लो एक इनफ्लो। सो कैश पेमेंट्स और रिफंड्स ऑफ इनकम टैक्सेस अनलेस को रिप्लेस करो बाय इफ नॉट, इफ दे कैन नॉट बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विथ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उनके साथ स्पेसिफिकली वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे टैक्सेस फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग के साथ, तो वो ऑपरेटिंग, ठीक है। देन कैश पेमेंट्स और रिफंड्स ऑफ इनकम, हाँ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस, ओके सो आपने देखा होगा तुम क्या करते हो, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, पुल्ले क्या करते हो, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ओके जनरली जो सीए छोड़ देते हैं ना बीच में, वो क्या करते हैं, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब शेयर ट्रेडिंग, मतलब मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज है ऐसे लगता है। सो उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल सिद्धांत एंड अथर्व, सो सिद्धांत को लग रहा है कि अभी टीसीएस के शेयर की एक शेयर की प्राइस है 100, सिद्धांत को लग रहा है कि टीसीएस के शेयर की प्राइस लो होने वाली है, तो अभी फटाफट सेल कर दो 100 में, क्योंकि आगे जाके 90 होने वाला है, और उसी टाइम अथर्व को लग रहा है कि बूम आने वाला है आईटी सेक्टर में, सो टीसीएस की प्राइस शेयर की 200 होने वाली है, तो अभी परचेस कर लो, तो ऐसे दो बायर सेलर मिल गए एक दूसरे को। फिर अथर्व क्या करता है, अथर्व इज रेडी टू बाय, ओके एंड सिद्धांत इज रेडी टू सेल, क्योंकि उसको लग रहा है कि बाद में 90 आएंगे तो अभी 100 में सेल कर देते हैं, और इसको क्या लग रहा है बाद में 200 देना पड़ेगा तो अभी 100 में परचेस कर लेते हैं, ओके तो ये दोनों डील क्या करते हैं कि ये मुझे परचेस करना है शेयर, वो बोलेगा ये मुझे शेयर सेल करना है, आज 20 तारीख है ना, तो 26 फेब को करना है ये ट्रांजैक्शन हमें परचेस सेल की, उस दिन कुछ भी रेट होने दो शेयर का, हमने कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया है 100, अभी उस दिन वो गया 200 पे, तो किसको लॉस हुआ, सिद्धांत को। अभी उस दिन गया वो 50 पे शेयर, तो किसको लॉस हुआ, अथर्व को, क्योंकि उसने मार्केट से लिया रहता 26 फेब को तो उसको 50 में मिलता, बट अभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो 100 देने पड़ेंगे, ओके सो सिद्धांत का क्या बेनिफिट हुआ, अरे मार्केट में जाता मैं तो 50 मिलते, अथर्व दे रहा है 100, सो प्रॉफिट सिद्धांत का हुआ, एंड उस दिन 200 हुआ तो क्या हो जाएगा, यस क्योंकि मार्केट में लोग रेडी थे 200 में लेने के लिए, बट मैंने एंटर किया ना अथर्व के साथ ट्रांजैक्शन, अभी 100 ही मिलेंगे फिर अथर्व का बेनिफिट हो गया, क्योंकि मार्केट में 200 रेट चल रहा था एंड अथर्व को कितने में मिला, 200 में नहीं मिला, क्योंकि उसने मार्केट से नहीं लिया, किससे लिया है,
सिद्धांत से लिया है। सिद्धांत के साथ क्या डील हुआ था 100 में, उस दिन कौन सा भी रेट। ऐसे करते हैं लोग लीगली, यही करते हैं दिन भर। सो स्टडी करो, मुझे ये लग रहा है, उसे वो लग रहा है, फिर करते हैं डील, फिर एक का नुकसान दूसरे का लॉस। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये ऑथोराइज तरीके से किया तो उसको ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऑथोराइज तरीके से मतलब थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, एंड विदाउट स्टॉक एक्सचेंज ऐसे बैठे बैठे कर लिया, विदाउट स्टॉक एक्सचेंज तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक एक्सचेंज थ्रू किया तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, इससे जो भी कैश रिसीट और पेमेंट आएंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है व्हेन यू आर डूइंग दिस फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पज। If you are doing it for investment purpose, then investing activity. Okay? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, आपको पता होगा मार्केट में 100 में मिलेगा, आप एम्प्लॉय हो हमारे, तो हमारे कंपनी का आपको 50 में मिलेगा। सो आपको ऑप्शन दिया है, ये 50 में ले रहे हो क्या, तो वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ। देन स्वैप कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या होता, क्या क्या करते हैं देखो लोग, आपका काम बढ़ा रहे उससे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट कितना बढ़ गया है इन सब उद्योग की वजह से। ये पहले था ही नहीं, जब मेरे फादर इन लॉ ये कर रहे थे तब ये कुछ था ही नहीं, फ्यूचर फॉरवर्ड स्वैप है। अभी आगे देखो क्या, इनका टीसीएस का फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे। ओके, अभी प्राजक्ता एंड नम्रता का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, इन्फोसिस वाला ऐसे ही, इसको लग रहा है ऊपर जाएगा, उसको लग रहा है नीचे जाएगा, तो बाद में इन चारों को लगने लगा, मतलब नम्रता एंड प्राजक्ता को लगने लगा इनका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है ज्यादा, एंड अथर्वा एंड सिद्धांत को लगने लगा इनका कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा अच्छा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्वैप करते हैं, दैट इज स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। दिन भर करना क्या है ना फिर, क्योंकि स्टडी कंटिन्यूअस एनालिसिस ही करते हो ना आप मार्केट का, तो बहुत स्टडी करने के बाद लगने लगा नहीं टीसीएस के कॉन्ट्रैक्ट की जगह मैं इन्फोसिस का, उसी टाइम इनको लग रहा है टीसीएस का अच्छा रे मिल गया, फिर स्वैप कर दिया इन्होंने। सो ये काम करते हो, ठीक है, समझ में आ गए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी चलते हैं, पता है आपको, आपके जो सब्जी मार्केट में भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। मतलब 26 फेब को ओनियन का रेट 20 रुपीज पर केजी रहेगा, ऐसे मुझे लग रहा है, इसलिए मैं अभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती हूँ विद द फार्मर कि मैं 10 रुपए पर केजी से लूंगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस दिन फार्मर को लग रहा है कि कम होने वाली है प्राइस, 9 में जाएगा 26 फेब को, एंड आपको लग रहा है 20, तो आप 10 में डील कर दो, फिर वही एक का लॉस एक का गेन। सो वो उसके लिए सिर्फ इसका स्टडी नहीं करना है आपको, वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशंस, इकोनॉमिकल सिचुएशन स्टडी करके फिर किसका करेक्ट किसका रॉन्ग देखना पडता है. ओके, सो करायचं आहे का असं तुम्हाला काही, बट आपको ये स्टडी करना पड़ेगा सीए फाइनल में. ये आप मत करो, लेकिन आपके क्लाइंट करते हैं ना, उसका अकाउंटिंग आपको करना पड़ेगा, उसका टैक्सेशन आपको करना पड़ेगा ना. ओके, एंड आपका वो ब्रोकर ही आपका क्लाइंट है, मतलब दिन भर वो यही करता है. तो सीए को तो ऐसे होता है, मत करो यार ये सब. क्या स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बढ़ जाते हैं ना उनके, परचेज किया सेल किया, परचेज किया सेल किया, दिन में ऐसे ऐसे बैंक स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग के लिए आते हैं, उसके टैक्सेस. ओके, सो ब्रोकर वाला क्लाइंट लेना है तो डबल चार्ज करो, क्योंकि बड़े बड़े बैंक स्टेटमेंट्स आते हैं उनके, बहुत बड़े स्टेटमेंट, क्योंकि दिन भर यही परचेज सेल, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर, स्वैप,
ये अभी तो क्रिप्टो करेंसी भी आया है तो उसमें भी होगा, फॉरेन करेंसी में भी करता होगा, मतलब जहाँ पर भी बैठे बैठे पैसे मिलते हैं ना वो सब चीज़ें वो करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड, फ्यूचर, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, ये वो बैठे बैठे, तो उनका बहुत ही डेंजर होने वाला है। आपको आर्टिकलशिप में कोई मिला ना तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के एग्जांपल्स देखो, कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट्स, these payments include those relating to capitalized research development cost and self constructed fixed asset। तो acquire fixed asset का तो easy है, परचेस किया आपने, जो परचेस कॉस्ट पे की वो, एंड इंक्लूडिंग इंटेंजिबल लिखा है क्या? हाँ, मतलब पेटेंट्स परचेस किया तो ऐसे सोचते रहना है क्या टेस्ट सीरीज में, फास्ट इन्वेस्टिंग के अंडर आउटफ्लो दिखा देना है। एंड अगर आपने परचेस नहीं किया है उस एसेट को, खुद कंस्ट्रक्ट किया है तो नहीं, खुद कंस्ट्रक्ट किया है तो भी इन्वेस्टिंग ही है, बट उसमें आपको बिल नहीं आएगा ना, आप ही आपको बिल बनाना। तो उसमें कौन कौन से पेमेंट लोगे फिर? पेमेंट्स इंक्लूड दोज रिलेटिंग टू कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट। ओके, लैपटॉप परचेस नहीं किया, खुद रिसर्च डेवलप करके लैपटॉप बनाया आपने, तो उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो सब ऐड होते जाएगी। दैट इज द सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, वो भी इन्वेस्टिंग के अंडर आउटफ्लो होगा। ओके, परचेस का तो इजी है। तो क्या क्या कॉस्ट ऐड करनी है वो AS 10 बताता है, रिसर्च डेवलपमेंट की कौन सी करनी है। AS 26 भी बात करता है तब, क्योंकि इंटेंजिबल टेंजिबल दोनों एक साथ बातें करते हैं, ठीक है। देन कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सेल ऑफ पेटेंट भी लोगे ना इन्वेस्टिंग में, एंड अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। देन कैश पेमेंट्स टू एक्वायर इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज and interest in joint ventures other than payment for those instruments considered to be cash equivalent or those held for dealing or trading purpose। वो other छोड़ के जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है इन द इक्विटी और डिबेंचर्स ऑफ अदर एंटिटी, मतलब ABC लिमिटेड के आपने शेयर्स लिए हैं, इन्फोसिस के डिबेंचर्स लिए हैं, क्यों लिए हैं? पर्पज है डील करना, ट्रेडिंग पर्पज है, तो आएंगे क्या? नहीं, बट पर्पज इन्वेस्टमेंट का है तो आएंगे भी। सो अदर देन लिखा है। ओके, ये कैश पेमेंट टू एक्वायर। ओके, अभी कैश रिसीट फ्रॉम सेल, आगे का सेम, यहाँ पर परचेस किया था आपने, यहाँ पर सेल, क्या सेल किया? इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज एंड इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स अदर देन रिसीट्स फॉर those instruments considered to be cash equivalent and those held for dealing or trading। Then cash advances and loans made to other parties other than advances and loans made by financial institution, क्योंकि उनके लिए वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं है। Then cash receipts from the repayment of advances and loans made to other parties। So यहाँ पर पहले एडवांस दिया, नेक्स्ट इसमें एडवांस लिया, अगेन अदर देन फाइनेंशियल। Then cash payment for future contracts, forward contracts, option contracts and swap contracts, except when the contracts are held for dealing or trading purpose, क्योंकि वो कहाँ पर जाएंगे? ऑपरेटिंग में, डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पज के लिए है। तो मेरे साथ जोर से पढ़ो तो नींद नाही आएगी, कारण मी थांबूच नाही शकत, सर आल्यावरच थांबणार। कैश रिसीट्स फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड मेड, ये हो गया कैश पेमेंट। कैश पेमेंट्स फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो वैसे ही कैश रिसीट्स फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन स्वैप, एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पज और the receipts are classified as financing activity।
क्योंकि कैश रिसीव फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो आपकी अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो वो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, वो फाइनेंसिंग में जाएगा फिर। हाँ ते बंद कर। अभी फायनान्सिंग में देखो, सुनो आपसे, डोळे मिटून ऐकायचं असलं तरी ऐका, एखादं झोप लागू शकते, झोप लागली तर मग घरी जाऊन वाचा. हां, कारण घरी झोपायची वेळ तुम्ही इथे घेतली, मग घरी जाऊन झोपू नका, घरी वाचा. ठीक है. सो मैं अगेन सार्केस्टिकली नहीं बात कर रही हूँ, आपको नींद आ रही है तो अभी नींद ले लो, घर जाके मैं जो रीड कर रही हूँ वो आप रीड करो घर पे, नहीं तो अभी रीड करो एंड घर जाके सो. दोनों ऑप्शंस इज गुड, क्योंकि दोनों इम्पॉर्टेंट है, नींद भी और पढ़ाई भी. ओके, विच एवर इज फेवरेबल, नॉट हायर लोअर. Cash proceeds from issuing shares or other equity instruments, financing. Cash payment to owners to acquire or redeem the entity's shares. Cash payment to owners. ओके, सो हमें कंपनी को फिर से कैश मिल रही है, जो सॉरी कैश पेमेंट टू ओनर्स टू एक्वायर और रिडीम द एंटिटी शेयर्स. सो कैश पेमेंट टू ओनर मतलब इशू ऑफ शेयर्स इन शॉर्ट. देन कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स, लोन्स, नोट्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेजेस एंड अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग. ओके, नोट मतलब गवर्नमेंट से जो नोट आती है वो, करेंसी वाली नोट नहीं. बॉन्ड्स मतलब भी गवर्नमेंट से बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. सो उससे जो आएंगे पैसे वो फाइनेंसिंग हो सकते हैं. देन कैश पेमेंट ऑफ अमाउंट्स बोरोड, कैश पेमेंट बाय अ लेसी, लेसी मतलब टेनंट, लस्सी नाही, लेसी. ओके, LESSEE. कैश पेमेंट बाय लेसी फॉर द रिडक्शन of the outstanding liability relating to finance lease. ओके, सो फाइनेंस लीज क्या होता है नहीं पता, लेसी क्या होता है नहीं पता, हमारा वक्त लस्सी नहीं पता. सो वो AS 19 में आप सीखोगे. ठीक है. सो कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. सो आप अभी ब्रेक ले सकते हो, अभी सारे स्टूडेंट्स बाहर ही जाएंगे, अभी तो लॉ है क्योंकि